फर्मेंटेशन इज कन्वर्जन ऑफ, यानी जो खमीरीकरण है किस तरह का परिवर्तन है, या खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, हाँ जी, फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है शुगर इनटू अल्कोहल, है ना। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं और उसके बाद जो है ये निकल करके आते हैं शुगर से चेंजेस। जैसे इवन आपकी जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है वो भी इसी का पार्ट है। अचार जो हम बहुत सारे जो पिकल्स हैं, चाहे वो आम का अचार हो, ये सब चीजें भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है अल्कोहल बनाई जा रही है। तो इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं मेरे ख्याल में आप लोग, के उसका इस्तेमाल हम यीस्ट का कर लेते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है हम यीस्ट से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। शुगर से अल्कोहल इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए खैर, इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास यही सही जवाब मौजूद है, बाकी बनते नहीं है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा साइंस की आपको, है ना, और ये आप पढ़ सकते हैं वहां से, क्योंकि ईवीएस में साइंस एसएसटी सब इंक्लूडेड होता है। तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में, तो वैसे जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है ना। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक यूनियन टेरिटरीज पे मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, आपका जो घर है, यानी आप कोई बच्चे हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, आपका घर एक्स पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक। एंड द बुक शॉप, एक बुक शॉप है जहां आपको जाना है किताब लेने, इज लोकेटेड एट वाई, और बुक शॉप है वाई पे। ऐसा हमेशा होता है, कभी हॉस्पिटल वाई पे हो जाता है, कभी आपका जो घर है वो वाई पे हो जाएगा, एक्स पे कुछ स्कूल हो जाएगा। तो बुक शॉप पे जाना है आपको एक किताब लेने, आप एक्स पॉइंट पे रहते हैं और आपको वाई पॉइंट तक जाना है। ऑल्दो द मार्केट इज जस्ट ऑपोजिट, हमेशा मार्केट ऑपोजिट होती है, हॉस्पिटल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल सामने ही होता है, बट आप सीधे सीधे जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, आपको घुमाना है, आपका एक नंबर चुराना है। तो जस्ट ऑपोजिट, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे हैविंग बैरियर्स इन बिटवीन, बीच में बैरियर आ गए, हाईवे है। अब क्वेश्चन शुरू यहां से होता है। अब एक इन्होंने हिंट दे दिया है कि ऑपोजिट है, मतलब अगर आप एक्स पे खड़े हैं तो ऑपोजिट मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है, ये 4 दिशाएं हैं। यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है तो यहां कहीं होगा, मतलब ऑपोजिट में ही पड़ेगा कहीं। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, मान लेते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, इसको प्रॉपर आराम से, ये तो हम क्लास की बात हो गई, बैच की। देखिए जहां पे भी आप खड़े हैं वही पॉइंट एक्स हो जाएगा, जहां से भी आप चलना शुरू कर दें। तो ये एक्स हो गया। यहां से आप 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, ये हमें पता है ना। 100 मीटर नॉर्थ गए, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, फिर कह रहे हैं देन क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग जेब्रा क्रॉसिंग, एक जेब्रा क्रॉसिंग आती है 50 मीटर की, जो किस तरफ है, इज ड्यू वेस्ट। तो 50 मीटर यहां से वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर ही होगा भाई, ईस्ट उधर है, बेसिक है ये तो उसका दिशा का। तो 50 मीटर ठीक वेस्ट चले गए। अब क्या करें, अब कह रहे हैं कि जब अब फाइनली आप पहुंच जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके एट वाई विच इज 150 मीटर ड्यू साउथ, यानी 150 मीटर है दक्षिण की तरफ, यहां से 150 मीटर दक्षिण की तरफ। तो 150 मीटर मतलब 100 तो यहीं तक आ गए, बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हो गए आप आकर के, बट और 50 मीटर नीचे जाएंगे, ठीक। तो ये 150 मीटर आप साउथ की तरफ चले गए, ठीक है, क्लियर है बात, पहुंच गए वाई पे। अब पूछा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हम आंसर गलत दे देते हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द बुक शॉप एट वाई द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस एट एक्स इज, यानी आपको किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की लोकेशन, यानी जहां से आप चले थे, जो आपका घर था एक्स, यहां की लोकेशन कहां से बतानी है, इस बुक शॉप से, इस बुक शॉप से। तो ये आपको पता है आप साउथ 50 मीटर और नीचे आ चुके हैं, है ना। तो एक तो ये साउथ तो है ही, अब यहां से जब आप इधर का सोचेंगे तो ऊपर तो जाएंगे ना नॉर्थ में, दूसरा ईस्ट में जाएंगे, और तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा, है ना। क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर भी किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। भाई नॉर्थ तो अपने आप ही हो गया, ऊपर जा रहे हैं, और इस दिशा में ईस्ट होता ही है। आसान सा क्वेश्चन है, बट कई बार पेपर में सॉल्व करने में हम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं लिख लीजिएगा ये साइड में और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा दिशा की अगर दिक्कत हो तो, ठीक। तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका सिंपल उत्तर बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, अब ये लड्डू सा क्वेश्चन इन बिटवीन इन्होंने दे दिया आपको।
फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, फ्री प्ले किसको कहते हैं? फ्री प्ले जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो पा रहा है कि जो फ्री प्ले होगा, फ्री प्ले मतलब बच्चे फ्रीली खेल पा रहे होंगे, कुछ सीख पा रहे होंगे खेल के दौरान। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अगेन, और आपको एक जवाब दे देना है। फ्री प्ले इज वेयर यानी स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज, फॉलो द रूल्स ऑफ द प्ले। अब रूल्स ही लगा दिए तो फ्री प्ले कहां बचा? प्ले जेंडर स्पेसिफिक गेम्स, ये भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया तो भी, और सिर्फ अडल्ट्स जैसे कि सजेस्ट करें तो यहाँ पे भी रूल्स आ गए, है ना। ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे फ्री प्ले का मतलब है किसी भी दिशा में बह सकते हैं, तो बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप पर काम किया जा सकता है। यूनिसेफ भी इसको रिकमेंड करता है। और फ्री प्ले में क्या है, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा अपने पेस पे, उसका जो एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी का वो निकल करके आएगा। उसका मन है इंडोर खेलने का, आउटडोर खेलने का, 4 बच्चों के साथ या अकेले अपनी कोई एक्टिविटी करने का, है ना। तो फ्री प्ले है इंडिविजुअली बच्चे को जब मजा आए कुछ करने में और वो इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने में, तो ये फ्री प्ले का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नहीं होगा वो एक टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आसान सा सवाल क्या कहता है? स्प्राउटिंग इन सीड्स, यानी वो जो अंकुरण है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? यानी स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में? स्प्राउट्स खाते हैं ना कई लोग, आजकल मार्केट में भी बहुत मिलते हैं अंकुरित बीज, चना, मूंग दाल और पता नहीं क्या क्या स्प्राउट कर लेते हैं। तो ये किसकी एब्सेंस में हो सकता है? कभी आपने मम्मी को घर में देखा ही होगा या खुद किया होगा। तो ये क्या है? सनलाइट की एब्सेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में पॉसिबल है। एयर की अनुपस्थिति में, मॉइस्चर की अनुपस्थिति में यानी नमी, या मॉडरेट टेम्परेचर, ये तीनों ही चाहिए होते हैं। अगर हम देखेंगे स्प्राउटिंग के लिए तीनों ही चाहिए होते हैं। एयर भी हल्का फुल्का, मॉइस्चर भी, उसको भिगो करके रखते हैं आपने देखा होगा कपड़े वगैरह में, और मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा आग में नहीं रख देते हैं या बिल्कुल बर्फ में फ्रिज में नहीं रख देते हैं, है ना। तो ये सनलाइट के एब्सेंस में पॉसिबल है। इवन सनलाइट की जरूरत क्या है, आपने देखा स्प्राउट्स को बिना सनलाइट के होंगे ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो ए ऑप्शन की अनुपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको 6th 7th 8th की साइंस की बुक देख लेनी चाहिए, है ना। और वो जरूरी नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे काम करें, यहाँ आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, थोड़ा सा आपके 5 क्वेश्चन अगर बिल्कुल अलग आ भी गए तो आप वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उन 5 क्वेश्चन के लिए आप 15 दिन नहीं लगा सकते 6th 7th 8th की एनसीईआरटी साइंस के पढ़ते हुए, या फिर उसमें भी पता नहीं, जरूरी नहीं है वही टॉपिक्स आएंगे, अगली बार कोई और टॉपिक भी आ सकता है। पता चला आप बर्ड्स करके गए और बर्ड्स सिर्फ एनसीईआरटी वाले आ गए। द पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये बहुत ही क्यूटली इन्होंने इसमें फंसाने की कोशिश की है, इसके आंसर में देखना आप लोग बहुत फंसेंगे। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 5th September, यानी 5 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में चढ़ता है एक व्यक्ति एट भिवांडी रोड रेलवे स्टेशन। तो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 5 सितंबर को एक व्यक्ति है जो नगर कोयल के जाने के लिए एक ट्रेन को बोर्ड करता है। द ट्रेन डिपार्टेड एट 21:15 आवर्स, यानी रात के 9:15 बजे, 24 आवर फॉर्मेट में ये टाइम दिया गया है। 12 से आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा 9:15 की बात हो रही है। फ्रॉम भिवांडी रोड एंड रीच्ड नगर कोयल एट 4:45 आवर्स। अब 4:45 आवर्स लिखा है, इसका मतलब सुबह के 4:45 बजे पहुंचा व्यक्ति। कब? 7 तारीख को। निकला कब था? 5 तारीख को। ठीक। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 1877 किलोमीटर्स, यानी जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया है वो है 1877 किलोमीटर, यानी लगभग 2000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है इतने टाइम में। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब इनमें से हमेशा 2 चीज दी होती है और एक चीज पूछता है, यानी वो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह लेते हैं इसको हम आसान भाषा में। तो अब इसमें आपके पास 2 चीजें गिवन है, एक तो टाइम, कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है घंटे के हिसाब से, डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपको चाहिए। इसमें सिंपल फॉर्मूला वही हम एसडीटी का लगाते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एसडीटी से भी याद रख सकते हैं इसको। तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है गिवन है, 1877 किलोमीटर है डिस्टेंस। टाइम कितना है वो निकालना है, और स्पीड भी टाइम दिया हुआ है बट आपको उसको कन्वर्ट करना है घंटों के हिसाब से। इसमें बस ये बता दिया कब बोर्ड किया और कब डिपार्ट हुई थी, ठीक है ना। रीच कब हुए, कब ये हुआ, बस टाइम दिया हुआ है। तो ये रात को 9:15 बजे चले थे भाई साहब या बहन जी जो भी, और 5 तारीख की रात को, तो अगले दिन 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे। सिंपल मैथ्स है ये, ठीक। 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे 9 बजे, 24 आवर्स तो यही कंप्लीट हो गए 9:15 बजे। अब इस 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है आपको, ठीक है ना। इस 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है।
बताना चाहेगा कोई, बस या उत्तर ही देना चाहेंगे? तो सिंपल हम काउंट कर लेंगे, टोटल निकल के क्या आ जाएगा, 31.5 घंटे लगे इनको पहुंचने में, 31.5 घंटे लगे पहुंचने में, 31.5 आवर्स। अब 31.5 से इसको डिवाइड करेंगे अपना गणित लगा के, तो आपके पास उत्तर कहीं आ रहा होगा 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने गड़बड़ क्या की है, इन्होंने ये तो हटा ही दो और ये भी हटा दो, है ना, 59.58 करके कुछ प्रिसाइजली इसमें जवाब आ रहा था, और उत्तर दिया है इन्होंने 59.9 किलोमीटर, 59.5 नहीं दिया। उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक डिजिट तक ही पूछा है, और हमें पता है जब एक डिजिट तक पूछा हो तो 58 सेकंड क्या है इसमें 8, तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा बाद में। तो इन्होंने आंसर जो है वो ये नहीं माना, 59.9 समथिंग निकाल करके लाए हैं। तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली इन्होंने पूछा है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 6। ये इस तरह का, अब ये हमेशा सेम डिजिट नहीं देगा हमेशा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में से इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। पॉस्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, या हो सकता है कोई थोड़ी बहुत इन्होंने मिस्टेक भी की हो आंसर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉस्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट डैश देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, यानी जो पौष्टिकृत दूध होता है उसको लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो जो आप थैली में यानी एक पैकेट में दूध पी रहे हैं उसको पॉस्चराइज्ड मिल्क है, या बॉटल में अगर भरा हुआ है तो पॉस्चराइज्ड मिल्क है। जो रॉ मिल्क है एक तो जो नॉर्मल सीधा गाय या भैंस से निकल करके आएगा। अब पॉस्चराइज्ड मिल्क को हीट किया जाता है पहले एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक, और फिर ठंडा किया जाता है अचानक से तुरंत। तो वो कितने डिग्रीज तक उसको करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, ये पूछा है। आज सारे जवाब उल्टे पुल्टे क्यों दे रहे हो भाई? ए ऑप्शन 38% लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, पॉस्चराइजेशन की बात हो रही है, ये नहीं पूछा कि हीटिंग या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दूध का, ये नहीं पूछा है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर के। पॉस्चराइज करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, इवन 25 सेकेंड्स तक ही इनफ होता है, या उसके बाद मुश्किल ही होता है थोड़ा। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा मिल्क को, और फिर 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा, एकदम से ठंडा एनवायरनमेंट दे दिया, और फिर उसको पैक कर दिया जाएगा बॉटल में या पैकेट में या जिस भी चीज में। तो ये नहीं पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का, मिल्क का, ऑयल का, सबका अलग अलग होता है ना, तो वो नहीं पूछा था। यहाँ पे पॉस्चराइजेशन के लिए पूछा था कि उस प्रक्रिया में जिससे कि जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह है या वो सेफ रहे दूध बाद में पीने के लिए। ठीक, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा और 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दिया जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा मुश्किल टफ सेट कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेस्ड ऑन दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो भौतिक विशेषताएं हैं पंपकिन की, पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज अ, यानी भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। कद्दू से सवाल नहीं है, मतलब इजी नहीं है सवाल आपके आज, तो बताइए क्या, कैसे पंपकिन को किस एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ये क्लाइंबर है, श्रब है, हर्ब है, क्रीपर है, क्या है ये आप सही जवाब दे रहे हैं। ये क्रीपर कहलाता है क्योंकि इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, सहायता की जरूरत पड़ेगी, और ये हॉरिजॉन्टली ही चलती है। जबकि क्लाइंबर में क्या है, जैसे ग्रेप्स हो गए आपके, या फिर आपका वो मनी प्लांट का पौधा, वो सीधे सीधे जाएगा, सीधे हॉरिजॉन्टली नहीं, वो वर्टिकल क्लाइंब करता है। क्लाइंब का मतलब ये वो ऐसे चढ़ेगा, क्रीपर हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो पंपकिन जो है वो क्रीपर में आएगा। इन दोनों के बीच में ये मुख्य अंतर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हमें पता करके जाना है हर्ब, श्रब और क्रीपर क्लाइंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू। अब जिसने सीडीपी किया हुआ है 15 नंबर तो उसके ऐसे ही तय हैं इसमें, बाकी के 15 नंबर पेडागोजी के सीडीपी से आपके कवर हो जाते हैं। तो रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू, यानी उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कौन भाई? टच और फील की जरूरत किसको पड़ेगी? जिसको देखने में समस्या है, उसको टच और फील करके पता लगेगा क्या है सामने। तो सुन नहीं सकते तो देख लेंगे ना वो, टॉक, टच नहीं। हु कैन नॉट सी, जिनको विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए टैक्टाइल मटेरियल या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जवाब दीजिएगा।
द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। यानी कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। कब? जब वाटर सरफेस का जो एरिया है वो कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के साथ। तो क्या होगा, मतलब जो कूलिंग की प्रोसेस है इवेपोरेशन की वजह से वो स्लो कब होगी? याद कीजिए, दूध का ग्लास वो ठंडा होने वाला या गर्म अगर कोई चीज है तो उसको बड़े बर्तन में हम फैला करके रख देते हैं, क्यों? इंक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज हाई। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जल्दी कूल डाउन होगा, स्लो क्यों होगी प्रोसेस? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इंक्रीज तो हो नहीं सकती। डिक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाई, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई है और डिक्रीज कर दिया आपने किसको? सरफेस एरिया को, तो स्लो हो जाएगी? नहीं। सिंपल आंसर है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो। इवेपोरेशन के कारण जो है कूलिंग स्लो हो जाएगी व्हेन द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड और डिक्रीजेस एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। ग्लास में डाल के देखो और एक बड़े भगोने में डाल के देखो, डिफरेंस क्या है हमें पता चल जाएगा। जब हमको जल्दी ठंडा करना होता है, कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए मिल्क ही है, तो हम उसको बड़े सरफेस एरिया वाले बर्तन में डाल देते हैं। एक ग्लास में डालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो सारा खेल उसी बात का हो गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। द लाइवली डांस फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ये भी इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया जो एनसीईआरटीज नहीं आपके रखती हैं ऑप्शन में, या वहां पे डिस्कशन नहीं है, बट डांस पढ़ के चले जाना है। सेट ये हार्ड नहीं है, ये सुपर हार्ड सेट है, मतलब कहीं से भी जो इनका मन किया है ना वो क्वेश्चंस डाल दिए हैं। देखिए, स्वांग इज द राइट आंसर। इवन कुछ एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो ये आ ही गया बुंदेलखंड, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी ये स्वांग जो है, या सांग भी कह देते हैं इसको, किया जाता है। आजकल पंजाबी गानों में भी यूज हो रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये वन वर्ड आंसर है, इसमें समझने जैसा बहुत कुछ है नहीं, है ना। तो इसमें एक मंच पे और नकल इमिटेशन जैसा कुछ कुछ होते हैं, डायलॉग्स होंगे, म्यूजिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन केस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के केस में आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई यानी पहचान कर रही है सही ऑप्शन की। प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये बात तो कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई भू क्षरण को रोकने में प्लांट्स सहायता करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है, सही है बात। ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये बात तो ट्रू है कि सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करने में, सॉइल इरोजन को बढ़ाने में नहीं। डेड एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये तो हमने नहीं पढ़ा। एनिमल्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर प्लांट्स, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं शेल्टर प्लांट्स के लिए, या ऑपोजिट है इसका? तो ये भी गलत हो गया। प्लांट्स प्रोवाइड अस सीड्स सम ऑफ विच कैन बी ईटन, यानी प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं जिसमें से कई सीड्स हम खाते भी हैं, बात तो सही है। तो आंसर क्या हुआ? ए और डी सही है। ए और डी कहां है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्या कहता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स आर मेंशन्ड बिलो। इसकी पेडागोजी बहुत इजी है इस सेट की। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स आर मेंशन्ड बिलो, यानी जो पार्ट्स हैं, अलग अलग भाग हैं पौधों के, उनके जो कार्य है या भूमिकाएं हैं वो मेंशन की हुई हैं, आपको पहचानना है सही कौन सा है। रूट्स कनेक्ट द प्लांट टू दी लीव्स, यानी रूट्स कनेक्ट करती हैं लीव्स से, रूट्स नीचे होते हैं, लीव्स ऊपर। फ्रूट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमने शायद 8th 9th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा फ्लावर वाले चैप्टर में कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। वो कौन सा वर्ड होता था? पी से तो होता था कुछ, कमेंट में बताना। तो बेसिकली फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हाँ, पॉलन ग्रेन्स, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ यूटीज, यानी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। जब से वो जो बाइफर्केशन हुआ है उसका, जम्मू कश्मीर का, तब से ये क्वेश्चन जानबूझ करके आपसे घुमा करके पूछा जाने लग गया है। कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, तो हमें पता होना चाहिए 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो पहले 7 की बात हम करते थे। 7 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का
चीजें चलती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और मैं एग्जांपल दूंगी तो आप फिर समझ जाएंगे, है ना। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही है। मिजोरम, लक्षद्वीप, झारखंड नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, है ना। अब इन्होंने अलग अलग बना दिया है चीजों को, लद्दाख और पुदुचेरी है यहाँ पे सही उत्तर, जम्मू एंड कश्मीर साथ नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो लद्दाख एंड पुदुचेरी जो है वो, क्योंकि लद्दाख नई यूटी बनाई है ये हमें पता है, सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। तो ये तो आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 14। इन अ कल्चरल फेस्टिवल श्रुति वोर अ ट्रेडिशनल साड़ी और ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र। श्रुति एक कोई महिला है जो एक कल्चरल फेस्टिवल में, एक सांस्कृतिक त्योहार के समय पे महाराष्ट्र की कोई साड़ी या फेमस ड्रेस या ट्रेडिशनल जो वहां चलती है वो पहने हुए हैं। तो ये बनारसी साड़ी होगी, नौवारी होगी, कलमकारी या जामदानी। बिल्कुल 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, नौवारी। तो ये भी पारंपरिक जो परिधान है वहां के, मतलब इस पे थोड़ा सा मेरा मत ये रहता है कि अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रांग हैं तो आप जितना एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जितनी अपनी कॉमन सेंस या प्रीवियस ईयर से कर ले रहे हैं उतना इनफ रखिए, उसके आसपास थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए उन्हीं प्रीवियस ईयर से, बजाय कि अलग से पूरी किताबें ढूंढ के या ये टॉपिक्स को आप पूरे एनसीईआरटीज खंगालें और पता चले आपके सेट में एक क्वेश्चन ना आए।